जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम का फॉर्म बिल्कुल भर दिए हैं, साथ में आपकी हाल टिकट भी आ चुकी है। आप अपने नज़दीकी ITI में जा कर के और फॉर्म ले सकते हैं। और बिल्कुल अब क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं। पूरे अटैम्प्ट करिए, कितने आपके आंसर आए हैं वो हमें आप ज़रूर बताएं, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे पता चल जाए कि उनको भी इस तरह के प्रश्न मिल जाएं, है ना। तो समय ना गंवाते हुए अब अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर। आप यहाँ पर एक DC जनरेटर का इमेज देख रहे होंगे, है ना। इसका हमें नाम बताना है कि इसका नाम क्या है ना। तो ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, संचयी लंबी शंट यौगिक, या कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तीर का चिन्ह जो है इधर की ओर है और एक तीर का चिन्ह इधर की ओर है ना। इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी कौन सी मोटर है ना, सॉरी कौन सा जनरेटर। तो और यहाँ पर ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग है, यहाँ पर ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, है ना। तो आपने इसका चयन कर लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक। दूसरा प्रश्न है, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए, अब जनरेटर में आप EMF ज्ञात करते हैं तो कौन से नियम से ज्ञात करते हैं। आपको मालूम, जनरेटर को चालू करने के लिए आप कौन सा हाथ प्रयोग करेंगे, राइट हैंड रूल प्रयोग करेंगे, है ना। तो या अब कौन से राइट हैंड करना है, फ्लेमिंग का कि किसका, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC मोटर। DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फील्ड डाइवर्टर प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, या आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर के पैरेलल में डाइवर्टर लगा है, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, DC फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। DC फील्ड कॉइल के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग, मतलब फील्ड वाइंडिंग के लिए आप कौन सी तार का प्रयोग करेंगे। सुपर इनेमल कॉपर वायर, सिंगल सिल कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल कवर्ड कॉपर वायर, या PVC कवर्ड कॉपर वायर। जी हाँ, सुपर इनेमल कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सुपर इनेमल तांबे के तार का प्रयोग होता है DC फील्ड वाइंडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। DC मोटर में करंट की दिशा दाहिने हाथ पकड़ने का नियम यानी राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड पॉम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल उपयोग किया जाता है ना। DC मोटर के करंट की दिशा राइट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, शॉर्ट और ओपन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। टोंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। टोंग टेस्टर आप लोग जान गए होंगे, जो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था को बताता है ना। टोंग टेस्टर को क्लैम्प मीटर भी कहा जाता है, वोल्टेज भी हम उससे जांच कर सकते हैं। वोल्ट मीटर का दूसरा नाम है एवोमीटर, AVO। ए मतलब एम्पियर मीटर, बी मतलब वोल्ट और ओ मतलब ओम मीटर। इंटरनल ग्राउलर, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की वाइंडिंग है तो ग्राउलर के द्वारा, ग्राउलर का उपयोग जानते ही हो कि किसी भी रोटर की स्थिति जांच करने के लिए ग्राउलर का उपयोग करते हैं। बाहरी ग्राउलर या डिजिटल मल्टीमीटर, तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करना है तो बाहरी ग्राउलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में
होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है? वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर? प्रश्न क्या पूछा है? शंट जो फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ जो एनवीसी लगी होती है ना, उसके साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है? मतलब डीसी 3 पॉइंट में शंट फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं? होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, होल्डिंग कॉइल करंट को घटाए, होल्डिंग फील्ड शंट फील्ड को करंट से बचाए, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शंट फील्ड वाइंडिंग को 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल यानी एनवीसी के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, शंट फील्ड जब ओपन होती है उसमें मोटर की सुरक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करना है ना? तो उसका सूत्र क्या है? कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180/P, कुल विद्युतीय डिग्री 180 × x, कुल विद्युतीय डिग्री 180 पोलों की संख्या, या कुल विद्युत डिग्री 180 पोल। इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है, जैसे सिंगल फेस के लिए 90 डिग्री, 3 फेस के लिए 120 डिग्री, है ना? तो कुल विद्युतीय डिग्री के लिए ऑप्शन नंबर डी 180/P, 180 × P करना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आकृतिम ढील इसको बोलते हैं विच द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग, है ना? हिंदी में थोड़ा उसका नाम खतरनाक होता। एसी कॉइल वाइंडिंग, ये हिंदी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए आप इंग्लिश पढ़ लीजिए कि विच इज़ द नेम ऑफ कॉइल एसी वाइंडिंग। ये जो एसी वाइंडिंग दी गई है, इस कॉइल का नाम क्या है ना? पहला है हाफ कॉइल वाइंडिंग, दूसरा है होल कॉइल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग या डबल लेयर वाइंडिंग। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन, सिंगल लेयर वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? सिंगल लेयर वाइंडिंग। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टार्टर? 6 पोल स्टार्टर में मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती? हमने बताया था 180 × P, यही बताए थे ना। तो 6 पोल का है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा 1080, है ना? बिल्कुल 180 × P करना होता है, और 6 पोल हैं तो 180 × 6 कर दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 फेस कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? 3 फेस सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? अधिक जगह की आवश्यकता होती है, स्टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती, कॉइल के समान रूप से आकार देने के लिए, और अधिक कठिन। साथ में ऑप्शन नंबर डी, अंत कनेक्शन बनाना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है ना? 3 फेस कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? कि यह स्टेप्ड ट्रांसफार्मर नहीं है, वो फॉर्मर है, की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देश? यहाँ पर आपने एक मोटर देखा होगा, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 और C2। अब ये कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। आप हमें इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 12वें का आंसर क्या होगा। 12वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी है और कैपेसिटर रनिंग में भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सिंगल फेज मोटर की टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट रन इंडक्शन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। प्रश्न पूछा है कि विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड? टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड किस मोटर में होती है ना? यूनिवर्सल में या सेटेड पोल में, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर, जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है?
लेंज का नियम, जूल का नियम, ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत होते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो सिंगल फेज मोटर प्रिंसिपल जो होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी लेंज का नियम, सॉरी सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम मतलब कहना चाहिए कि वो जिससे पैदा होता है उसी का विरोध करता। अगला जो प्रश्न है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा होता है, जेट पंप में, फूड मिक्सर में, टेली प्रिंटर में कि कंप्रेसर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन बनाने में जो मिक्सर प्रयोग करते हैं वो यूनिवर्सल प्रकार की मोटर होती है। अगला जो प्रश्न है 16वां प्रश्न ये रहा कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब अल्टरनेटर की रेटिंग किस में नापी जाती है, केवीए, किलोवाट, मेगावाट, किलो वोल्ट। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, चाहे अल्टरनेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, दोनों केवीए में नापी जाती है। अगला जो प्रश्न है 17वां प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों और अंत तक जरूर देखें। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का प्रयोग करने का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेज की संख्या कि मतलब रोटेटिंग टाइप का अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती चाहे फेज कितने भी हों। अगला जो प्रश्न है, जी हाँ इसमें आंसर भाई ने गलत लगाया है। अब अगला प्रश्न है कन्वर्टर का नाम क्या है। यहाँ पर कन्वर्टर देख रहे हैं, ठीक है, इनपुट में एसी दी जा रही है स्लिप रिंग में और आउटपुट में भी हमको प्राप्त हो रही है। इसका नाम क्या है, मेटल रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी अर्धदिष्टकारी या मोटर जनरेटर सेट। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोटरी कन्वर्टर। एमजी सेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके साथ जब मोटर बिल्कुल नहीं लगा हुआ है ना। अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। जो सिंक्रोनस मोटर है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है, लिफ्ट में, कागज़ रोलिंग मिलों में, एसी से डीसी कन्वर्टर में या पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर करेक्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पीएफ को सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं, आप याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी समझ में आए, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के काम में भी आती है। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, एमजी सेट का लाभ क्या है, शोर नहीं करती है, उच्च दक्षता होती है, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मोटर जनरेटर का प्रॉफिट यही है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21वां, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को दर्शाती है। यदि हम इनपुट में 0 और 0 दे तो हमें 0 मिले, 1 और 0 दे तो हमको 0 मिले, 0 और 1 दे तो 0 मिले और 1 और 1 दे तो 1 मिले। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट का ये उदाहरण है। और आपको इसका चित्र हमें बना करके कमेंट करके भेजिए उसमें यदि हो सके तो, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक सक्रिय घटक कौन सा है, मतलब एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर, है ना। ये एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं, ये सक्रिय घटक कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है, फिल्टर सर्किट, दिष्टकारी सर्किट, प्रवर्धक सर्किट या दोलन सर्किट। कौन सा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑसिलेटर सर्किट या दोलन सर्किट, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दोलन सर्किट इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज़ का नाम क्या है। ये जो एसेसरीज है ये किताब में भी बनी हुई है, इसको डीन रेल बोलते हैं या जी चैनल बोलते हैं, ग्रोमेट्स बोलते हैं या रेस वेज बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसको बोलते हैं डीन रेल, है ना, क्या बोलते हैं, डीन रेल, है ना। अगला जो प्रश्न है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सी केबल बंधों का उपयोग किया जाता है, रेशम बंध, पीवीसी बंध, नायलॉन बंध या सूती बंध।
आपने देखा होगा यदि कई गुच्छे हैं, यदि उनको हमें बांधना है तो हमें एक टाई का उपयोग किया जाता है। और कौन सी टाई? वो है नायलॉन की बनी हुई टाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? सेंसर से, या इंडिकेटिंग लैंप से, या आइसोलेटिंग स्विच से, या पुश बटन स्विच से, है ना। तो पैनल बोर्ड में कौन सी चीज़ उपयोग नहीं होती है? वो सेंसर प्रयोग नहीं होती है। बाकी इंडिकेटिंग लैंप, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन आदि सभी का उपयोग किया जाता है, सेंसर नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? इलेक्ट्रिक ड्राइव, आपने ड्राइव देखा होगा, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। यह एक उपकरण जो एसी को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करता है। मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। यह एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युतिक यांत्रिक उपकरण है। वो ड्राइव क्या करता है? मोटर को नियंत्रित करता है ना। अगला जो प्रश्न है, एसी ड्राइव में ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ब्लॉक में ये एक्स भाग क्या कहलाएगा? रेक्टिफायर है, डीसी बस है, इन्वर्टर है ना, या एसी मोटर है? आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये डीसी बस है ना। इसको एक्स भाग को बोलेंगे डीसी बस। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑपरेशन के मोड के अनुसार मतलब विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? मैनुअल ड्राइव, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल ड्राइव, या कंटिन्यूअस ड्राइव? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव जो होता है ऑपरेशन के मोड के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो एक और प्रश्न है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? 233, 218, 216 कि 211? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 228 वोल्ट। ठीक है। इस तरह से आज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से 2-3 भी फंस गए यानी कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।